नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देशभक्त भाइयों और बहनों, ये उद्धव ठाकरे का संबोधन है। वे अपनी सभाओं में शुरुआत इसी से करते हैं, देशभक्त भाइयों और बहनों। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली रिपोर्ट में आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ बहनों और भाइयों कहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं। आज रैली रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं कि सारे देशभक्त अब नरेंद्र मोदी के विरोध में एक साथ आ गए हैं। आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, 2024 के चुनाव में दो नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टी छीन ली गई, तोड़ दी गई और सिंबल भी ले लिया गया, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। हम आज रैली रिपोर्ट में उद्धव ठाकरे की रैलियों के बारे में बताएंगे, यह देखने के लिए कि अगर किसी दिन इस लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के साथ साथ उनकी पार्टी के दफ्तरों पर भी कब्जा हो जाएगा, तो उसके बचे खुचे हजारों लाखों कार्यकर्ता और नेता कैसे चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में इसी का इम्तिहान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, उनके सामने उन्हीं के कार्यकर्ता और नेता को खड़ा कर मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आपने उद्धव ठाकरे को रोते बिलखते नहीं देखा होगा। सब कुछ चले जाने का मुकाबला उद्धव ठाकरे ने बेहद गरिमा के साथ किया। तुमच्या आईला फक्त नोटबंदीच्या रांगेमध्ये उभं केलं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर रैली रिपोर्ट के लिए मैंने सोहित मिश्रा से सहयोग लिया। सोहित मिश्रा पत्रकार हैं, हिंदी और मराठी दोनों जानते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सोहित मिश्रा ऑफिशियल, आप जरूर फॉलो करें। सोहित ने इस वीडियो का ढांचा तैयार किया और उद्धव ठाकरे के मराठी में दिए गए भाषणों का हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन जो भी कमियां होंगी वो मेरी होंगी, क्योंकि सारे वीडियो देखकर एक नेता और उसकी लड़ाई पर रिपोर्ट बनाने में कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही। लेकिन उद्धव ठाकरे कैसे लड़ रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए भी हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी के यूट्यूब चैनल से वीडियो लिए हैं और उनकी मीडिया टीम से तस्वीरें। आमची शिवसेना ही तुम्ही त्याला दिलीत। निवडणूक आयोगाचं काम हे निवडणूक चिन्ह देण्यासाठी ठीक आहे। जसं कोण पाकिट मार असतं तसं पवार साहेबांचं घड्याळ मारलं यांनी। ही चोर कंपनी, आमचं धनुष्यबाण चोरलं। पण निवडणूक आयोगाचं काम हे चिन्ह देण्यापुरतं मी समजू शकतो, पण आमचं नाव निवडणूक आयोगाला बदलता येणार नाही, मी ते मान्य करणार नाही। माझ्या पक्षाचं नाव शिवसेना आहे, जे माझ्या आजोबांनी दिलेलं आहे। शिवसेना के अतीत पर काफी कुछ लिखा जा चुका है, बोला गया है, लेकिन हम आज उसके इस वर्तमान की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने में और तमाम अंतर्विरोधों के बाद भी उसे बचाए रखने में उद्धव ठाकरे की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की महाविकास अघाड़ी बनी है। लेकिन जब किसी की पार्टी ही छिन जाए तो वह इस अपमान को कैसे सहता होगा। सार्वजनिक तौर पर उद्धव के व्यवहार या ललकार में दिखाई नहीं देता है, ना ही वे प्रधानमंत्री मोदी की तरह रोते नजर आते हैं। किसी की पार्टी छिन जाए उसे तो पत्रकारों के हर सवाल पर इमोशनल होना चाहिए, थोड़ा रो भी दे तो बड़ी बात नहीं। मगर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। मार्च महीने से अब तक उन्होंने 38 सभाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब भी नहीं कर पाए जब हम जैसे पत्रकार मुख्यधारा के मीडिया से बाहर हो गए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की संभावना समाप्त हो गई। इसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। गोदी चैनलों के चाटुकार चमचे पत्रकारों के साथ भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, मगर उद्धव ठाकरे ने इस दौरान 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा वे अलग अलग पार्टी ऑफिस में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और सभाओं में याद दिलाते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को कैसे भीतर घात से तोड़ दिया। महाराष्ट्र लेच्या पेचांचा नाही आहे, मर्दांचा देश आहे। आणि जो महाराष्ट्राला नडेल त्याला महाराष्ट्र गाडेल। मोदीजी, तुम्हाला आजच आम्ही रस्त्यावर आणले, मुंबईमध्ये रोड शो करण्यापर्यंत तुमची वेळ आलेली आहे। मग 10 वर्षात तुम्ही कमवलात काय? का जनतेचं प्रेम तुम्ही कमावू शकला नाहीत?
विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे विपक्षी पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं। लगभग हर सभा में आखिरी भाषण वो खुद देते हैं। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता का अंदाजा आप परभणी के इस वीडियो से लगा सकते हैं। त्यांनी विकलेलं नाहीये आणि तुमच्या परभणीकरांसाठी भारी बारिश के बावजूद ना उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा रोकी, ना ही लोग हटे। इससे यह समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए लोग तूफान में भी आ रहे हैं। इसी तरह 2019 में चुनाव के समय सतारा में बारिश होने लगी। शरद पवार ने बारिश में खड़े होकर भाषण दिया। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के समय कर्नाटका के मैसूरू में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया। मोदी और गोदी मीडिया विपक्ष को कमजोर साबित करने में लगा रहता है। विपक्ष अपने इन प्रतीकों के जरिए संदेश देता रहता है कि उसमें दम है, लड़ने का मादा है। मी वादळात उभा राहणार आहे, तुम्ही राहणार आहात की नाही? मी संकटाशी झुंज देणार आहे, तुम्ही देणार आहात की नाही? अरे हा पाऊस आला तरी मी पावसात भिजणार आहे, तुम्ही भिजणार आहात की नाही? मग जागेवर बसून घ्या, मी नाही हटणार, मी उभा राहिलो लढायला। एवढं संकट किती यायचं तेवढं। अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामधले आम्ही मर्द मावळे आहोत। अरे त्या संकटाला आम्ही चिरडून टाकलं तर हे संकट कोणतं आहे? मी पहिला प्रथम तमाम परभणीकरांना अक्षरशः मनापासून साष्टांग दंडवत घालतोय, कारण परभणी हा, होय मी म्हणतो, माझ्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि तुम्ही सगळे त्याचे दोन मावळे तर माझ्या उजव्या डाव्या बाजूला उभे आहेतच। आणि भाजपला असं वाटलं असेल, मिंद्याना असं की सगळं काही पैशाने खरेदी करता येतं, पण परभणीकर पैशाने विकले जाऊ शकत नाहीत। हे शिवसेना प्रमुखांनी कमावलेलं जे प्रेम आहे त्या आशीर्वादाच्या रूपाने माझ्या समोर बसलेलं आहे आणि आपली परीक्षा आहे, ही परीक्षा आहे। अरे वादळाला सुद्धा अंगावर घ्यायला मर्दाची छाती लागते, ती आपल्याकडे आहे आणि आम्ही पाठीकडून वार करत नाही, आम्ही वादळाच्या सुद्धा छातीवरती वार करणारे शिवरायाचे मावळे आहोत। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई, चुनाव चिन्ह ले लिया गया। उद्धव को पता है कि इस तूफान का सामना तूफान में खड़े होकर ही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को नकली शिवसेना कहा। इसके जवाब में उद्धव बेअक्ली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं कि उनकी पार्टी को नकली कहना बेअक्ली की बात है। उद्धव की सभाओं में आने वाली भीड़ प्रधानमंत्री को जरूर परेशान करती होगी। मोदी की जीत में हमेशा उनकी लोकप्रियता ही नहीं होती है, उनकी जीत मिलती है गोदी मीडिया और एजेंसियों के कंट्रोल और व्यापक इस्तेमाल से। इसी उत्साह में उन्होंने राजनीति को असली घी और नकली घी टाइप के रूपकों में बदल दिया है। लेकिन चुनाव चिन्ह और पार्टी चले जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे असली और ओरिजिनल की तरफ महाराष्ट्र के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रहे हैं। तभी तो 28-29 अप्रैल को 48 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने 6 सभाएं की। महाराष्ट्र में कौन भटक रहा है, कहां भटक रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं। 2019 की तुलना में इस साल महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने अपनी सभाएं 2 गुनी कर दी हैं। नरेंद्र मोदी के साथ शिवसेना से बगावत कर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और एनसीपी से बगावत कर उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी बार बार महाराष्ट्र आए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को अब गली गली घूमना पड़ रहा है और साथ ही मुंबई में मोदी जो रोड शो करने वाले हैं उस पर भी उद्धव ठाकरे तंज कसने लगे हैं। आणि सगळीकडे देशभर जात आहेत, कधी नव्हे ते मोदीजी महाराष्ट्रामध्ये जवळपास प्रत्येक गल्ली बोळात जात आहेत। मुंबईमध्ये आता म्हणे रोड शो घेतात, करतायत रोड शो। आणलं ना आम्ही तुम्हाला रस्त्यावर, आजच रस्त्यावर आणले, 4 जूनला तर आणखीन आणणार।
प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि राम मंदिर का नाम लेकर वो विपक्ष और जनता को चुप करा देंगे, डरा देंगे, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अमित शाह की सभाओं में आप देखिए राम मंदिर को लेकर किस तरह के जयकारे लगते हैं। लगता है बीजेपी अपना राजनीतिक नारा भी भूल गई है। इन्हीं नारों के दम पर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष डर जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अलग ही तरीके से बीजेपी के राम राम का काट निकाला है। कहते हैं भूत का डर लगता है तो लोग राम राम करने लग जाते हैं। भाजपा को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए भाजपा राम राम करने लगी है। यानं आता काय मुद्दे नाही राहिलेले। या निवडणुकीत मुद्दे काय? काहीच नाही। कारण मोदीजी सुद्धा 14 साली जे काय मुद्दे ते ठरवत होते, 19 साली ठरवत होते, 24 साली त्यांना काय ठरवताच येत नाही, कारण त्यांचं नशीब आता जनतेने ठरवून टाकलेलं आहे। तुम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे मोदींचं काय करायचं। तडीपार तुम्ही बोलताय, मी नाही, तुम्ही बोलताय। आणि म्हणून त्यांचं काय चाललंय, सगळीकडे जात आहेत। म्हणजे मी लहानपणी ऐकलेलं की भूताची भीती वाटली तर राम 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 म्हणायचं। आता आहे ना पराभवाच्या भूताची भीती वाटते म्हणून सगळीकडे राम 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 करत फिरतायत। राम 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 राम। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक मराठी मानुष की राजनीति को एक दो प्रदेशों के खिलाफ, भाषाओं के खिलाफ समझा जाता था, लेकिन इस बार मराठी मानुष का मुद्दा महाराष्ट्र के व्यापक हित से जोड़ दिया गया है। उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र से उद्योगों को दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है, खास तौर पर गुजरात में। इसके साथ ही महाराष्ट्र की दोनों प्रादेशिक पार्टी को तोड़ने की बात वो लगातार रैलियों में कर रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे का टेक बदल गया है। विपक्षी पार्टियां जहां धर्म के आधार पर वोट मांगने से बचती दिखती हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे अब भी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इसका टोन बहुत अलग है। शायद आप अपने कोर को बचाए रखने के लिए और इसलिए भी कि उनकी पार्टी से कोई डरे नहीं, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जाए। ठाकरे का हिंदुत्व अब बीजेपी के हिंदुत्व से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। इस पर अलग से विश्लेषण करने की जरूरत है। रैली रिपोर्ट में केवल आपके लिए नोट कर रहा हूं। तुम्ही काय आम्हाला हिंदुत्व शिकवताय? जय श्रीराम आम्ही पण बोलतो, बजरंग बली की जय आम्ही पण बोलतो, पण बरोबर गणपती बाप्पा मोरया हे सुद्धा बोलतो। आणि दुसरी आपली जी घोषणा कोणती जोरात, जय भवानी जय शिवाजी। अरे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलल्यानंतर एखादा झोपलेला माणूस सुद्धा ताडकन उठून उभा राहील। ही ताकद ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि भवानी मातेच्या जय जयकारामध्ये आहे। तुम्हाला जय भवानी सुद्धा पचत नाही? जे आम्ही मशाल गीत केलं, सुप्रियाताई तू जे बोलले ना रामकृष्ण हरी, पाठवा त्यांना घरी, आणि रामकृष्ण हरी पेटवा मशाली, मशाली पेटवा। पण जय भवानीवरती यांच्यात पोटदुखी, पोटात मुरडा आला। महाराष्ट्रामध्ये उद्योगधंदे राहता कामा नयेत। जे होते ते घेऊन गेले, मुंबईचा हिरे बाजार नेला, सगळं काही घेऊन चाललेले आहेत। आणि म्हणून मी तुम्हाला वचन दिलेलं आहे माझ्या वचननाम्यात, इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर जे महाराष्ट्राचं लुटलेलं वैभव आहे ते त्याही पेक्षा दाम दुपटीने मी महाराष्ट्रात पुन्हा उभं करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि यांची मस्ती एवढी वाढली की 2 दिवसापूर्वी एक मुंबईच्या वृत्तपत्रात जाहिरात आली, गुजरातची कंपनी, ऑनलाईन जाहिरात, मराठी माणसांना प्रवेश नाही। मी त्यांना सांगतोय, सगळ्या गुजराती माणसांबद्दल माझ्या मनात आकस नाही, इकडे सुद्धा काही आले असतील, पण खास करून या मानसिकतेचे जे लोक आहेत त्यांना सांगतोय, महाराष्ट्रामध्ये जर तुमची कंपनी उघडी ठेवायची असेल तर मराठी माणसाला नोकरी द्यावी लागेल, नाहीतर तुमचं सुद्धा शटर आम्ही बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। गेल्या 10 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला तुम्ही दिलत काय? तुम्हाला उद्धव ठाकरेला संपवायचं आहे। तुम्हाला ज्या शिवसेनेने पंतप्रधान पदापर्यंत पोहोचवलं त्या शिवसेनेला तुम्हाला आज तुम्ही नकली सेना म्हणताय। ही नकली सेना, नकली आहेत तुम्ही नकली आहात। म्हणजे हा माझ्या पाठीत वार नाही झालेला, हा माझ्या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठीत वार केलेला आहे मोदीजी। तुम्ही
ज्या महाराष्ट्राने दोन्ही वेळेला तुम्हाला 40 पेक्षा जास्त खासदार निवडून दिले, त्या महाराष्ट्राची अस्मिता जपणारी शिवसेना तुम्ही फोडून टाकायला निघालात. राष्ट्रवादी तुम्ही फोडून टाकायला निघालात. आणि महाराष्ट्रामधले सगळे उद्योग धंदे महाराष्ट्राने तुम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिले, तरी देखील तुम्ही गुजरातला घेऊन गेलात. मग महाराष्ट्राने तुमच्यावरती आता काय म्हणून उपकार करायचे? तुम्ही आमच्याकडे पंतप्रधान पद मागितलं, महाराष्ट्राने भरभरून दिलं, पण त्याची भरपाई तुम्ही अशी करता. उद्धव ठाकरे अपनी सभाओं में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं, स्थानीय मुद्दों पर फोकस तो रहता ही है. वे नोटबंदी की याद दिलाते हैं, बताते हैं कैसे नोटबंदी ने आम लोगों को बर्बाद किया. आपने एक बात नोट की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में नोटबंदी का नाम ही नहीं लेते. अगर उससे इतना ही फायदा आपको हुआ है तो प्रधानमंत्री गिनाते रहते. मोदी युवाओं को अग्निवीर भी नहीं बुलाते. हे मेरे अग्निवीर तो कह सकते थे. जब यह नाम रखा गया होगा तो उन्हें लगा होगा कि नाम रखने में उनका जवाब नहीं, कोई मास्टर स्ट्रोक है. लेकिन आज युवाओं के बीच अग्निवीर मजाक का कारण बन चुका है, गुस्से का कारण भी. पूरा चुनाव खत्म होने जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से अग्निवीर का नाम आपने सुना हो, मुझे भी बताइएगा. राहुल गांधी हर सभा में अग्निवीर का नाम लेते हैं. क्या अग्निवीर की तारीफ के लिए भाजपा में कोई भी वीर नहीं बचा है? अग्निवीर सारखी योजना ही 4 वर्षांसाठी. मग सैन्यात गेला तर 4 वर्षानंतर त्या बिचाऱ्या युवकांचं काय होणार? बेकार म्हणून घरोघरी किंवा दारोदारी फिरतील, भटकतील. मग तुम्ही अग्निवीर योजना 4 वर्षासाठी आणताय आणि स्वतःसाठी मात्र 5-5 वर्षानंतर एक्सटेन्शन मागताय. मग बाकी सगळे कंत्राटी, पण मी मात्र कायमस्वरूपी. नाही, मग तुमचं सुद्धा कंत्राट आम्हाला आता संपवावं लागेल. नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, मुसलमान परस्त, एंटी नेशनल न जाने क्या क्या लेवल चिपकाए हैं. उद्धव ठाकरे उन पर भी लेवल चिपका रहे हैं. हिंदुत्व की एक ही किताब से शिवसेना निकली, भाजपा निकली. बीजेपी ने लंबे समय तक शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी की बीजेपी ने उसी शिवसेना को तोड़ दिया. उद्धव उसी राजनीति की किताब से बचे हुए लेवल मोदी पर चिपका रहे हैं. वे मोदी की सरकार को गजनी की सरकार कहते हैं. मतलब ऐसी सरकार जो अपने ही वादों को अगले दिन भूल जाती है, जनता को त्राही त्राही के लिए छोड़ देती है. म्हणूनच मी यांना मोदी सरकार नाही म्हणत, गजनी सरकार म्हणतो. की काल काय बोलले ते आज आठवत नाही, आज काय बोलते ते उद्या नाही. 14 साली जे काय बोलले होते की 15 लाख रुपये तुमच्या अकाउंट मध्ये येणार, अच्छे दिन आएंगे. 15 लाख आले तुमच्या अकाउंट मध्ये. मग कोणाच्या अकाउंट मध्ये पैसे गेले? हजारो कोटी. भाजपा 10,000 कोटीच्या वर. आणि त्यांच्याच त्या सहकारी अर्थमंत्री होत्या निर्मला सीतारामन, त्यांचे पती परकला प्रभाकर, त्यांनी तर उघड सांगितलेलं आहे की हा निवडणूक रोखे हा जगातला सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. जगातला सगळ्यात मोठा घोटाळा करणारा हा आपला नेता तिसऱ्यांदा तुमच्याकडे मतं मागायला येतोय. बरं, किती वेळा मतं मागणार? एक तर 2 कोटी रोजगार तुम्ही देशाला देणार होता दरवर्षी. हे रोजगार कायमस्वरूपी होते? एक तर दिले तर नाहीच, पण कंत्राटी पद्धतीने तुम्ही काम देणार. म्हणजे कामगारांचं भवितव्य जो मरतोय घर चालवण्यासाठी, महागाई एवढी वाढले, जे मिळेल ते काम करण्याची ज्याची तयारी आहे किंवा एक मजबुरी आहे म्हणा पाहिजे तर, पण काम करून सुद्धा नोकरीची शाश्वती नाही. आज काम आहे, उद्या काम नहीं. विपक्ष रोजगार को कई तरीके से उठाता है. आज बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पर कुछ भी नहीं बोल पाती, कम से कम इसका बचाव ही करती, बताती कि बहुत फायदे हैं अर्थव्यवस्था को. कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से, कम सैलरी की नौकरी से ही देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा, यही बताते, इसी का गाना गाते. लेकिन विपक्ष को यह समझ में आया कि ज्यादातर लोग अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कमाई घटती जाती है. उनकी जिंदगी तनावों से भर चुकी है, ऐसी सूचनाओं से भी दूर हो चुकी है कि लोग दिन रात मुसलमान के नाम पर हिंदू हिंदू करने लगे हैं, मगर खाने, कमाने और बचाने के लिए कुछ नहीं. विपक्ष संविधान समाप्त करने का मुद्दा बना रहा है, लेकिन उद्धव इस मुद्दे को भी महाराष्ट्र की स्थानिकता से जोड़ते हैं. कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र से हैं, दलित हैं, इसलिए उनकी ओर से बनाए गए संविधान से बीजेपी को परेशानी हो रही है. यांना घटना बदलायची.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महामानव म्हणजे शिवसेना प्रमुख जे सांगायचे की दोन दैवत महाराष्ट्राने देशाला दिली, एक म्हणजे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आम्हाला अभिमान आहे त्यांचा. पण ह्या नाते का खुपते? एक तर महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आलेला हा माणूस, साध्या दलित कुटुंबात जन्माला आलेला माणूस हा एवढा विद्वान असू शकतो? एवढी याची बुद्धिमत्ता कशी काय असू शकते? आणि ह्यानी लिहिलेली घटना आम्ही पाळायची हे बरोबर नाही. बुधवार 8 मई के अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने अदानी और अंबानी का भी जिक्र किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आरोप लगाकर उनका जिक्र करना अब छोड़ दिया है. पता नहीं अदानी का असर है या अंबानी का असर है, लेकिन जैसे ही उनका बयान आया तेलंगाना से, उद्धव ठाकरे ने खुली चेतावनी दी कि अगर हिम्मत है तो अदानी पर कार्रवाई करें. अपने इस भाषण में उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कई हवाई अड्डे और धारावी पुनर्विकास का काम मौजूदा सरकार ने अदानी की कंपनी को सौंपा है. 17 दिसंबर 2023 की यह तस्वीरें हैं. उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने धारावी के टी जंक्शन से लेकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अदानी रियल्टी के हेडक्वार्टर तक मार्च किया. अपनी रैलियों में उद्धव ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया है. बार बार आरोप लगाया है कि धारावी के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ से अधिक का घपला हुआ है. बीजेपी ने पलटवार करते हुए महाविकास आघाड़ी की सरकार पर टेंडर जारी करने के आरोप लगाए, जिन्हें उद्धव ठाकरे ने नकारा है और लगातार इस मुद्दे को उठाए जा रहे हैं. पण तुमच्याकडे मुद्दे काही राहिलेले नाहीयेत. मग हिंदू मुसलमान करायला लागलात आणि आज तर त्यांनी मोठी गंमतच केली. म्हणजे मला आधी असं वाटलं की हे आता नवीन काय टेक्नॉलॉजी आले ना पृथ्वीराजी, काय ते AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्यांनी कोणीतरी हा व्हिडिओ केलाय की काय मोदींच्या आवाजामध्ये. तर नाही, मोदीच बोलत होते. काय बोलत होते? अदानी अंबानीवरती बोलायला लागले मोदी. म्हणजे हे मोठं जगातला हा मोठा चमत्कार आहे. सूर्य पश्चिमेकडनं उगवेल कदाचित, पण मोदी अंबानी आणि अदानीवरती बोलायला लागले. मग जर मोदीजी तुम्हाला जर काय एवढा त्यांच्याबद्दल राग असेल अदानी अंबानींबद्दल, तर तुम्ही जे काही सगळी विमानतळं अदानींकडे दिली ती काढून घेता का हो? तुम्ही जी माझ्या मुंबईतली धारावी आणि त्या धारावीच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबई अदानींच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला होता, तो आम्ही हाणून पाडलाय. धारावीच्या सगळ्या लोकांना तुम्ही मिठागरात टाकणार होतात आणि अख्खी धारावी आणि अख्खी मुंबई ही अदानीच्या घशात तुमच्या ह्या चेला चपाट्याने घातली. द्या त्यांना आदेश, अदानीचं कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करा आणि मग अदानीवरती बोला. पण फसवत जायचं. उद्धव ठाकरे की हर सभा में आप पाएंगे कि वो मशाल का चुनाव चिन्ह अपने कुर्ते पर लगाते हैं. पार्टी में हुई बगावत के बाद अब यही चुनाव चिन्ह उन्हें दिया गया है. लगभग हर भाषण में वो चुनाव चिन्ह के जिक्र के साथ ही इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की ओर से दिए गए फैसले और एकनाथ शिंदे को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने का जिक्र करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो उन्हें इस चुनाव में सबक जरूर सिखाएं. आणि आम्ही जे सांगत होतो सुप्रीम कोर्टात याचिका आहे, अजूनही त्या याचिकेवरती निर्णय झालेला नाही. पण ह्यांचे जे घरगडी आहेत निवडणूक आयोग आणि लवाद यांनी शिवसेना, आपली हक्काची शिवसेना ही उचलून आज त्या मिंद्याच्या चोराच्या हातामध्ये दिले. हे त्या मिंद्यानीच आता उघड केलेलं आहे. कारण ही बातमी आहे, ही बातमी मी मुद्दामून आणले. ही बातमी आहे कालच्या लोकसत्तेत आलेली. मिंदे काय म्हणतायत? धनुष्यबाण दिल्याबद्दल मोदी आणि शहांचे आभार. मोदी आणि शहांचे आभार हा मिंदे मानतोय. म्हणजे एक बरं झालं की तुम्ही ते जे काही सगळं नाटक केलं होतं निवडणूक आयोगाचं, सगळ्या सुनावण्या बिनवण्या, मिंद्या ह्याच्यात म्हणतायत की म्हणे मी करेक्ट कार्यक्रम केला. अरे मिंद्या, करेक्ट कार्यक्रम तुमचा 4 तारखेला ही जनता करून दाखवणार आहे. करेक्ट कार्यक्रम एकदा. आणि मग मी मोदीजींना सांगितलं, शहाजींना सांगितलं, मी माझं काम केलंय, आता तुम्ही तुमचं काम करा. आणि मग त्यांनी खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे आपल्याला दिलं. म्हणजे हे कोणी केलं? मोदी आणि शहानी. हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हा मोठा पुरावा आता झाला की चोर स्वतःच्या तोंडातनं त्यांनी कबुली दिलेली आहे. चोरांनी कबुली दिलेली आहे. आता याला गुन्ह्याची ह्याला शिक्षा दिली गेली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय त्यांचा निर्णय देईल
पण मी जनतेच्या न्यायालयामध्ये न्याय मागायला आलेलो आहे. ही गद्दारी ही तुम्हाला मान्य आहे? चुनाव केवल हिंदी प्रदेश में नहीं होते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, हिंदी प्रदेश के दर्शकों को इसमें भी दिलचस्पी लेनी चाहिए. बीजेपी की राजनीति का सारा खेल यही है. आप प्रधानमंत्री के किसी भी भाषण को सुनिए, उससे यही लगता है कि किसी तरह हिंदी प्रदेश की जनता को झूठ से भरमाया जाए और मुसलमानों से नफरत सिखाया जाए. विकास के नाम पर कुछ दिख जाए इसलिए कहीं कहीं एक्सप्रेसवे बनवा दिया जाए. 2024 का चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है. इस देश का नौजवान अपने पांव में कुल्हाड़ी मारता है या नफरत की बेड़ियों को तोड़ता है, 4 जून को पता चल जाएगा. भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना झूठ नहीं बोला होगा. अगर उनकी जीत होगी तो उनके साथ साथ उनके तमाम झूठ की भी जीत होगी. सच बोलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है. नमस्कार, मैं रवीश कुमार.